नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। आज की वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे भूगोल के बारे में। भूगोल का ये जो अगला टॉपिक होगा, इसमें आज हम बात करेंगे आपसे क्लाइमेट और साथ ही साथ भारतीय मानसून के बारे में। ये टोटल आपकी प्री ओरिएंटेड वीडियो होगा, जिसमें टोटल बात उतनी ही की जाएगी जो आपके प्री एग्जाम से महत्वपूर्ण हो। खास करके आरओ, एआरओ और बीईयू का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जहाँ से उम्मीद हम करते हैं कि इस वीडियो से 2 प्रश्न कम से कम आपके एग्जाम में होंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि जलवायु होती क्या है, क्लाइमेट होता क्या है। देखिए, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की जो दशा होती है, उसे ही जलवायु कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक समझ थी, आपको जिसे जानना महत्वपूर्ण था। लेकिन इसे प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, ये आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं कि किन किन कारकों से जलवायु प्रभावित होती है। तो देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। नंबर 1 है अक्षांश। जो अक्षांश होता है, अक्षांश के बढ़ने से अगर आप देखेंगे, अधिक अक्षांशों की ओर जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर की कमी होती है, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ वर्षा भी कम होती चली जाएगी। दूसरा मेन फैक्टर है समुद्र से निकटता। दूसरा रीजन है समुद्र से दूरी। अगर किसी भी स्थान की समुद्र से ज़्यादा दूरी है तो वहाँ पे वर्षा कम होगी। क्यों? क्योंकि आर्द्र हवाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तीसरा, मानसूनी पवनें। मानसूनी जो पवनें होती हैं, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितनी अधिक तीव्रता से पहुँचती हैं, और जितनी तीव्रता से जहाँ जाएंगी वहाँ पर उतनी तीव्रता से अधिक वर्षा करेंगी। और जो चौथा महत्वपूर्ण फैक्ट है वह है उच्चावच। उच्चावच को आपको बता दें कि उच्चावच क्या होता है। उच्चावच यानी उथल पथल, जो हाइट और जो ऊंची स्थान होते हैं उन्हें उच्चावच कहते हैं, यानी हाइट को ही उच्चावच के नाम से संदर्भित किया जाता है। और तीसरी अगर देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण फैक्टर है जलवायु को प्रभावित करने वाला, जलवायु को प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है मिट्टी। मिट्टी की प्रकृति कैसी है, मिट्टी किस प्रकार की है, उसी अनुसार वहाँ की जलवायु भी डिपेंड करती है। तो ये आपके टोटल 5 फैक्टर हमने बताए जो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे चर्चा करनी होगी कि मानसून क्या है। मानसून क्या है, बिल्कुल बताएंगे आपको हम मानसून क्या होता है। मानसून, अगर कोई पवन जो दिशा उनकी नियत है, उस नियत दिशा की क्रम को उलट कर बहना शुरू हो जाए और वर्षा करे, तो उसे ही मानसून कहते हैं। भारत में मानसून आप देखेंगे इसी क्रम का, पैटर्न का फॉलो करता है। और साथ ही साथ जो मानसूनी वर्षा होती है भारत में, वो आप देख ही रहे हैं कि ये जून, जुलाई, अगस्त से जम के वर्षा खूब होती है 3 महीने में। दूसरी चीज़ अगर देखें आपको, तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ जानना है कि जो मानसून होता है, मौसम के अनुसार पवनों का उलट जाना ही मानसून होता है। ये आपको महत्वपूर्ण था जानना। भारत में अगर हम ऋतुओं की बात करें तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में ऋतुआं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी शीत ऋतु। शीत ऋतु कब होती है? आप देखेंगे तो ये दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच की जो ऋतु होती है वो शीत ऋतु होती है। यहाँ पे भारत में टेम्परेचर सबसे कम रिकॉर्ड किया जाता है, 20 से 21 डिग्री के आसपास। और इस समय अगर आप देखेंगे जो सूर्य होता है हमारा मकर रेखा पर होता है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी आपको एक पिक्चर ड्रा करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। आप देखिए, ये अपना अर्थ है और ये है इक्वेटर, ये है कर्क रेखा और यह मकर रेखा। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तर भारत यानी भारत के हिस्से में शीत ऋतु होती है। क्योंकि भारत जो अवस्थित है आपके उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, सूर्य से दूरी बढ़ी तो शीत ऋतु का ये समय होता है दिसंबर से फरवरी के बीच में। लेकिन सूर्य फिर गति करते हुए पहुंचता है विषुवत रेखा पर, और ये आता है मार्च से मई के बीच में। विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है, विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है कब? मार्च से लेकर मई तक। और ये आप देखेंगे ये ग्रीष्म काल होता है, ये होता है ग्रीष्म काल। ग्रीष्म काल में जो टेम्परेचर होता है सबसे अधिक पहुंचता है लगभग 48 डिग्री के आसपास। उत्तरी भारत के मैदान का टेम्परेचर पहुंच जाता है।
लेकिन समुद्री तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर अभी भी सुहाना बना होता है। इसके अगर आगे जाएंगे तो सूर्य यहाँ से अब फिर मूव करके अपने स्थान को बदलेगा और पहुँचेगा कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर जब सूर्य पहुँचता है, कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत होता है तो आप देखेंगे ये समय होता है जून और सितंबर का। ये जून और सितंबर का समय होता है और यहाँ पर वर्षा जो भारत में ऋतु होती है वो वर्षा ऋतु होती है और इसके लिए अभी आपको एक फैक्टर जिम्मेदार बताएंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ से जब सूर्य जो अपना सूर्य है फिर यहाँ से वापस मूव करता है विषुवत रेखा की तरफ, तो फिर दूसरी बार विषुवत रेखा पर ये लंबवत होता है और भारत में जो ऋतु होती है उसका नाम है शरद ऋतु। यह अक्टूबर से लेके नवंबर के प्रथम वीक तक होता है। उसके बाद आप देखेंगे फिर ये आप जो हमारा सूर्य है ये दक्षिणायन हो जाएगा और फिर हमारे यहाँ शीत ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। ये एक क्रम था सूर्य के मूवमेंट से, सूर्य के घूमने से, सूर्य की गति से भारत में ऋतुएं कैसे बदल रही हैं। हमने आपको लोकेशन बताया कि पहले वो मकर रेखा पर लंबवत होता है तो शीत ऋतु होती है, विषुवत रेखा पे 2 बार इस गति के दौरान लंबवत होता है। एक बार आप देखेंगे तो होता है जब वो शरद ऋतु में और दूसरी बार ग्रीष्म ऋतु में। और उसके बाद फिर ये मकर होते जो जो आपका जो मकर कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा में ये वर्षा ऋतु में लंबवत होता है। तो ये सूर्य का मूवमेंट था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जितनी बात की उसकी पीपीटी आपको समझाकर फिर हम आगे चलेंगे, भारत के मानसून पे बात करेंगे। देखिए हमने बताया जलवायु एक लंबी अवधि के लिए विशेष क्षेत्र की दशा होती है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों हमने बताया अक्षांश को हमने बताया कि अगर अक्षांश ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से आप अक्षांश की तरफ ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो अक्षांश बढ़ता है और जब अक्षांश बढ़ता है तो वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। समुद्र से दूरी, कहीं भी कोई क्षेत्र है, कहीं कोई क्षेत्र है, ये आपका लैंड है, ये आपका समुद्र है, तो जो समुद्र के किनारे जो तटीय हिस्सा पड़ता है वहाँ पे वर्षा अधिक होती है, लेकिन समुद्र से जो दूर वाला हिस्सा है वहाँ पे वर्षा कम होती है। मानसूनी पौने के बारे में हमने बताया कि ये पौनों की दिशा कि मौसम के अनुसार उलट जाती है तो उसे मानसून कहते हैं और ये वर्षा करती हैं। उच्चावच की बात की, उच्चावच यानी कोई हाइट है तो आप देखेंगे जो ऊंचे वाले हिस्से होते हैं यहाँ पे देखेंगे जो मानसून पाई जाएगी, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है और यहाँ पे ठंडी जलवायु विकसित होती है। और जो नीचे होती है आप देखेंगे यहाँ पे उष्ण प्रकार की जलवायु विकसित होती है। आप हिमालय में देख सकते हैं, हिमालय गिरिपाद से लेकर हिमालय की ऊंचाई तक जैसे आप बढ़ेंगे वहाँ पर धीरे धीरे आप देखेंगे टैगा बन पाने स्टार्ट मिलते चले जाते हैं। उसके बाद हमारी बात आपसे हुई मिट्टी की प्रकृति बहुत बड़ी क्लाइमेट को लिए जिम्मेदार है कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी, वहाँ की मिट्टी बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। भारत में ऋतुओं की बात हमने की, भारत में ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं। हमने बताया शीत ऋतु ये दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में होती है और जब सूर्य यहाँ मकर रेखा पर होता है। ग्रीष्म ऋतु जब भारत में होता है तो मार्च से मई का महीना होता है और यहीं पर लू नामक एक स्थानीय पवन चलती है और ये इस समय विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। उसके बाद अगर आप बात करें तो ये समय आता है वर्षा ऋतु का जो वर्तमान में चल रहा है और ये है जून और सितंबर का और इस समय कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। उसके बाद शरद ऋतु में फिर सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से हम एक नए टॉपिक पे मूव करेंगे, वो है भारतीय मानसून। भारतीय मानसून में बात करते समय आपसे हम पहले बात करेंगे कि भारत में जो वर्षा होती है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी वर्षा है। तो देखिए पहले भारत में जो मानसून आता है उसको आपको हम समझा दें कि भारत में मानसून समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप देखेंगे ये मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में देखिए जो आप देखेंगे इस मैप में 2 चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि भारतीय जो मानसून है, ये जो एरो है ये पवन की दिशा को दिखा रहा है, ये पवन की दिशाओं को दिखा रहा है कि जो भारतीय मानसून है। पहले आप जान लें मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो मौसम शब्द से हुई है। मौसम का अर्थ होता है कि ये अरबी भाषा में हुआ होता है, यानी मौसम का अर्थ होता है पवनों का उलट जाना। भारत के मानसून में 2 प्रकार के मानसून पाए जाते हैं। पहला मानसून होता है जिसे उत्तर और पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं, हवाओं जो रिस्पॉन्सिबल। दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये भारत का सबसे मुख्य मानसून है और सबसे अधिक वर्षा इसी मानसून से होती है। अगर आप देखेंगे तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसका निर्धारण दिशा के आधार पर होता है। आप देखेंगे जो हवाएं चल रही हैं ये किस दिशा से चल रही हैं, ये चल रही हैं दक्षिण और पश्चिम की ओर से और आ रही हैं किस तरफ, उत्तर और पूरब की ओर से की ओर।
देखेंगे इसी दिशा से डिसाइड होता है कि कौन सी पवनें हैं। तो जो पवन आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम से चलकर उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, उससे जो वर्षा होती है उसे हम दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा कहते हैं। और यही क्रम अगर उलट जाता है, पौने पूरब दक्षिण पूरब से होकर दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर और पूरब से होकर अगर वर्षा करे दक्षिण और पश्चिम की ओर आने पर, तो ये आपका उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। भारत में दोनों प्रारूप देखे जाते हैं। 6 महीने ये दक्षिण पश्चिम मानसून एक्टिव होता है और 6 महीने पूर्वी उत्तरी पूर्वी मानसून एक्टिव होता है। जो सर्वाधिक वर्षा होती है, जो सर्वाधिक भारत में वर्षा होती है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगर देखा जाए तो हम बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून की, तो यहाँ पे आप इस मैप में ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगे। देखिए ये जो मैप दिख रहा है इसमें ये है साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून, और ये है नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून। देखिए इन दोनों मानसून में एक चीज़ स्पष्ट है कि ये जो हवाएं चल रही हैं, आप देखेंगे इनकी दिशा किस धर से है, दक्षिण पश्चिम से आप उत्तर पूरब की ओर चल रही हैं और ये धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं। जब ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं तो ये यहाँ पर एक हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण करती हैं, और इसी समय उत्तर भारत में लो प्रेशर क्रिएट होता है। अभी आपको डिटेल में बात करेंगे। अतः पौने जो होती हैं वो आकर्षित हो जाती हैं उत्तर भारत के मैदान की ओर और हिमालय के गिरपति पहाड़ों से टकराकर झमाझम बारिश करती हैं, और यही भारत का मानसून होता है। ठीक ये स्थिति जब उलट जाती है कि पवनों की दिशा पलटकर इधर से यानी नॉर्थ और ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर हो जाए, तो इसे कहते हैं उत्तर पूर्व मानसून। ये इस समय जो वर्षा सर्वाधिक होती है वो वर्षा होती है तमिलनाडु में। भारत के पूरे इस मानसून से वर्षा कम मात्रा में होती है, लेकिन जो सर्वाधिक मात्रा में जिस राज्य को यहाँ से जल मिलता है वो आपका है कौन सा, तमिलनाडु। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से हम आगे जाएं दोस्तों, ठीक है। तो अब इतनी की पीपीटी देखेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए पीपीटी देखने से पहले एक चीज़ और आप यहाँ समझ लीजिए कि जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून का आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में कुछ चीज़ें और जान लेनी आपको आवश्यक है। दक्षिण पश्चिम मानसून में आप देख रहे होंगे जो मानसूनी हवाएं हैं इनकी दो धाराएं हैं जो चल रही हैं। इसमें एक शाखा इस तरफ से आ रही है और दूसरी शाखा डायरेक्ट ऐसे जा रही है। जो शाखा अरेबियन सी की ओर से सीधे भारत की ओर जा रही है उसे अरब शाखा के नाम से जानते हैं, और जो बंगाल की खाड़ी से पूर्वी तट की ओर वर्षा कर रही है उसे बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। दो शाखाएं हैं और दोनों शाखाएं एक दूसरे से जहां मिलती हैं आप देख रहे होंगे वो मिलने का क्षेत्र ये है। उत्तर भारत में वो क्षेत्र होता है पंजाब का। पंजाब में देखेंगे दक्षिण यानी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और अरब शाखा दोनों शाखा मिलकर वर्षा करती हैं। अतः जो पैटर्न पाया जाता है आप देखेंगे, इसलिए यहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इतनी आपकी बेसिक चीज़ें हो गई। तो यहाँ से हम थोड़ी सी आगे पीपीटी की बात कर लें। हमने बताया कि भारत मानसूनी वर्षा और मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है, ये अरबी भाषा है। दक्षिण पश्चिम मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस मानसून की दो शाखाएं हैं, एक अरब शाखा की, एक बंगाल की खाड़ी की। हमने बताया एक चीज ध्यान रखें, आप इसमें देखें कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो किन किन राज्यों में वर्षा करती है। तो आप देखेंगे ये तटीय उड़ीसा का राज्य, यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ बिहार, झारखंड, यानी जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं ये पूरे हिस्से में आप देखेंगे ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में वर्षा होती है। लेकिन जो ये पश्चिमी तट वाले पश्चिमी घाट का हिस्सा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, यहाँ पे पंजाब में दोनों मिलकर वर्षा करते हैं। तो ये क्षेत्र जो है ये अरब सागर से वर्षा प्राप्त करती हैं। आइए इनकी पीपीटी में बात करते हैं। हमने बात की कि अरब सागर की जो शाखा है वो पश्चिमी घाट, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान से वर्षा प्राप्त करती है, और की शाखा अरब सागर से वर्षा होती है वहाँ पे। और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो वर्षा देती है पूर्वी तट पर, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आदि पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट में जो पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा होती है वो भी बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, मासिन राम जो लोकेशन है वहाँ पर भी जो वर्षा होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी वो आपके ये बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा से। इतनी बातें स्पष्ट, और दोनों शाखाएं जहाँ मिलती हैं वो क्षेत्र होता है पंजाब का, और पंजाब में भी खूब जम के वर्षा होती है। अब यहाँ से हम आगे बात करेंगे, क्योंकि जो वर्षा की बात हो रही है तो वर्षा की बात करने से पहले हम वर्षा के प्रकार को समझ लें कि जो वर्षा होती है वो कितने प्रकार की होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, वर्षा 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो प्रकार है वो है विषुवतीय वर्षा।
पहला जो प्रकार है विषुवतीय वर्षा, इसे एक और नाम देते हैं संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा ये क्या होती है, पहले इसी की हम बात कर लें। प्रायः ये इस वर्षे में अगर देखें, ये इसका जो क्षेत्र होता है ये इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र होता है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, और टेम्परेचर जब अधिक होता है तो आप देखेंगे कि हवाएं का धीरे धीरे उड़ती हैं, आरोहण स्टार्ट होता है, और जब हवाएं उड़ती हैं तो उड़ती हुई हवा ठंडी होती है, और ठंडी होने पर इनकी जो आर्द्रता होती है, धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, और बादल का निर्माण होता है, और फिर आप देखेंगे यहाँ पे वर्षा होती है। इसका जो पैटर्न होता है आप देखेंगे कि अगर सूर्य जो उदय हुआ है, सूर्य के उदय से लेकर 12 बजे तक की आरोहण होता है। 12 बजे से 2 बजे तक मान लीजिए आरोहण होता है। 2 बजे के बाद खूब बादल बनना स्टार्ट होते हैं, और 2 बजे के बाद बारिश होना इस क्षेत्र में स्टार्ट हो जाता है। ये है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा कहाँ पे होती है? विषुवत रेखा के क्षेत्रों के आसपास वाले क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा होती है। उसके बाद अगर दूसरी वर्षा की हम प्रकार बात करें तो दूसरी वर्षा हमारी होती है जिसका नाम है पर्वतीय वर्षा। जी, पर्वतीय वर्षा की क्या प्रकार है, क्या विशेषता है, इसकी अगर हम बात करें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। आपको इमेज नंबर 2, इमेज फिगर नंबर बी देखिए। इस फिगर में आप देखेंगे ये एक माउंटेन है, एक उतरा हुआ हिस्सा है, एक पर्वत है। पर्वत में कोई पर्वत है, अगर जब कोई हवा उसके सहारे ऊपर चढ़ती है, और खास करके अगर वो आर्द्रता ली हुई है जिसमें आर्द्र है, तो वो जैसे ही ऊपर बढ़ेगी तो ऊपर बढ़ते समय वो ठंडी होगी, और ठंडी होने से अपनी आर्द्रता धारण करने की क्षमता में उसकी कमी आ जाएगी, और वो हवा सेचुरेटेड हो जाएगी। यानी जब हवा सेचुरेटेड हुई तो धीरे धीरे वो जो जल के कण होंगे उसे धारण नहीं कर पाएंगे, तो बादल का निर्माण होगा, और बादल के निर्माण के कारण वहाँ पे वर्षा होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप इस हवा को, आप बड़े वाले फिगर में आ जाइए, आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए आपका एक पूरा एक पर्वत है, एक माउंटेन है। यहाँ से देखिए मॉइस्चर एयर, आर्द्र जो हवाएं हैं वो ऊपर चल रही हैं। जैसे ऊपर चल रही हैं तो टकरा रही हैं एक दूसरे से, टकराने के फलस्वरूप इनमें कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो रही है, और कंडेंसेशन संघनन के कारण इन बादल का निर्माण होता है। और जब इनकी आर्द्रता कम हो जाती है, जब इनकी आर्द्रता जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो बढ़ जाती है, सेचुरेटेड हो जाते हैं, तो ये जल को धारण नहीं कर पाते, और जल धारण नहीं कर पाते तो ये धीरे धीरे जल नीचे गिरने लगता है, इसे हम वर्षा कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये जिस तरफ से चढ़ रही थी उसके दूसरे हिस्से में प्रवेश करती हैं तो ये ढाल के सहारे नीचे उतरना शुरू होती हैं, और जब डिसेंडिंग है, जब नीचे उतरती हैं तो आप देखेंगे कि वो नीचे उतरती हुई हवा गर्म होने लगती है। और जब गर्म होती है, एक तो वो आर्द्र नहीं है, उसके पास आर्द्रता नहीं है, दूसरे नीचे उतरते हुए गर्म हो रही है, क्योंकि इसलिए वर्षा नहीं करेगी, अतः इस क्षेत्र में रेनफॉल नहीं होता। और इसी क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण नाम दिया जाता है, जिसका आपको नाम याद रहना चाहिए। ये क्षेत्र है वृष्टि छाया क्षेत्र। नाम लिख रहे हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। इसे वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट में आपको मिलेगा, आपको हिमालय में मिलेगा। हिमालय का जो दक्षिणी हिस्सा है, हिमालय का जो दक्षिणी हिस्सा जहाँ पर इंडिया है, इंडिया में खूब वर्षा होती है। लेकिन हिमालय का जो जो उत्तरी हिस्सा है, जैसे नेपाल के उधर, और साथ ही साथ चाइना, यहाँ पे देखेंगे आपका तिब्बत का मरुस्थल बना हुआ है, तिब्बत का पठार बना हुआ है, वहाँ पे वर्षा बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम होती है। यानी जो मानसून, भारतीय मानसून आ रहा है, उनकी एक सीमा निर्धारित करता है हिमालय। दूसरी बात अगर यहाँ पे एग्जाम्पल और देख सकते हैं तो जो इंडिया है, जो भारत है, आपको भारत का एक मैप दिखाते हैं कि ये मैप देखिए। जो भारत है यहाँ पे आप देखेंगे एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम है पश्चिमी घाट, हमने चर्चा की। जब यहाँ से अरब सागर की पौने आती हैं तो ये भी ऐसे ही यहाँ से टकराती हैं और वर्षा करती हैं। लेकिन जैसे ही वो आंतरिक हिस्से में घुसती हैं तो ये नीचे उतरती हैं और गर्म हो जाती हैं, तो गर्म होने के फलस्वरूप वहाँ पे वर्षा नहीं होती, और वर्षा नहीं होती तो ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है, और यहाँ पे भी वर्षा बहुत कम होती है। ये चीज़ें आपको वृष्टि छाया क्षेत्र यहाँ से स्पष्ट हुआ होगा। अब बात करें हम तीसरे प्रकार की वर्षा की। हमने अभी तक 2 प्रकार की वर्षा की बात की। पहली हमने बात की संवहनीय वर्षा, दूसरी हमने बात की पर्वतीय वर्षा। ध्यान रहे दोस्तों कि पर्वतीय जो वर्षा होती है ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा इसी प्रकार के से होती है। यानी विश्व में जो सबसे अधिक प्रकार की वर्षा होती है वो पर्वतीय है, और ये विश्व में जो नदियाँ हैं, जल हैं, जो जल संदेने के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी जो तीसरी प्रकार की वर्षा होती है वो होती है साइक्लोनिक रेन, यानी चक्रवाती वर्षा।
ये चक्रवाती वर्षा क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, आपने चक्रवात सुना होगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात सुना होगा, शीतोष्ण चक्रवात सुना होगा। इन दोनों चक्रवातों के कारण भी हवाओं का आरोहण होता है, बादल का निर्माण होता है और वर्षा होती है। यानी अब तक हमने आपसे वर्षा का कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। जी हाँ दोस्तों, केवल 3 ही प्रकार होते हैं। पहला संवहनीय वर्षा, जो विषुवत रेखा के आसपास होती है। दूसरा पर्वतीय वर्षा, जो भारत का जिसका एग्जाम्पल जहाँ भी पहाड़ी इलाका है और हवाएं आ रही हैं तो वहाँ पे पर्वतीय वर्षा होगी। तीसरा एग्जाम्पल हमने आपको बताया चक्रवाती वर्षा। अगर आपने अभी देखा हाल ही में चक्रवात आए थे, और जो चक्रवात आए थे, निसर्गा आया था पश्चिमी तट पर, तो इनसे जो वर्षा हुई थी झमाझम, वो पश्चिमी भारत के हिस्से में या महाराष्ट्र के हिस्से में, गुजरात के हिस्से में, वो कैसी थी वर्षा, वो आप वर्षा का प्रकार देखेंगे तो वो वर्षा थी चक्रवाती वर्षा। इतनी बातें अगर स्पष्ट हैं तो यहाँ से हम आगे चलें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। आइए इसकी हम पीपीटी देखते हैं वर्षा का। हमने आपको संवहनी वर्षा बताई है, प्रायः दिन में होती है और क्षेत्र इसका विषुवत रेखा के आसपास होता है। जो वर्षा की टाइमिंग होती है 2 से 4 बजे शाम तक होती है। पर्वतीय वर्षा भारतीय मानसून इसी का एक प्रकार है और विश्व में इसी प्रकार की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसकी हमने डिटेल में आपको समझाया, एक टर्म बताया यहाँ पे कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। चक्रवाती वर्षा ये चक्रवातों के कारण होती है। 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय, एक शीतोष्णकटिबंधीय। दोनों चक्रवाती वर्षा के बारे में हमने डिटेल में बात की। इसके बाद हम जो आपसे बात करेंगे वो आपसे हम बात करेंगे एक नए टर्म की, जिसका नाम है ITCZ। देखिए, जो ITCZ होता है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो ITCZ होता है, ये जो ITCZ होता है, यहाँ पे आपकी 2 पवने, यानी जो उत्तरी ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से जो पवने आ रही हैं, कौन सी पवने? ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने एक दूसरे से मिलती हैं, और जब मिलती हैं तो इन एक क्षेत्र यहाँ पे डोलड्रम की स्थिति बनती है। कौन सी? डोलड्रम। ये एक शांत क्षेत्र होता है और यहाँ से हवाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठती हैं। आप इस इमेज में देखें कि एक हवा मॉइस्चर एयर, एक जो आर्द्र हवा इधर से आ रही है, एक आर्द्र हवा इधर से आ रही है, दोनों एक दूसरे से टकरा रही हैं। टकराने के फलस्वरूप इनमें आरोहण हो रही है, दोनों हवा ऊपर की ओर उठ रही हैं। जैसे ऊपर की ओर उठेंगी फिर इनका संघनन होगा, और संघनन होगा तो बादल का निर्माण होगा। अब बादल जब बन ही गए हैं तो वर्षा तो होनी ही होनी है। तो ये थी आपके ITCZ के कारण। तो ITCZ वह क्षेत्र होता है जहाँ पर व्यापारिक, दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पौने एक दूसरे से आकर मिलती है। इतनी बातें स्पष्ट हो तो यहाँ से आगे चलें। देखिए, यहाँ से आगे हम चलेंगे, आपको एक मैप दिखाएंगे जिसमें देखिए अब ITCZ जो सामान्यतः होना चाहिए इसे विषुवत रेखा पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। ITCZ जिधर सूर्य खसकता है, अगर मान लीजिए ये आपका इक्वेटर है तो सूर्य इक्वेटर पे है तो ICZ इसी के पास होगा, लेकिन अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ गया है तो ICZ भी शिफ्ट कर जाता है उत्तर की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में गया है तो ICZ दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट करता है। यानी शिफ्टिंग ऑफ ICTZ होता रहता है। ऐसे ही जब मानसून भारत में आता है तो आप देखेंगे, जो हमने बताया कि वर्षा ऋतु में सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है, यानी 23.5 डिग्री के आसपास। यहाँ पर जैसे ही सूर्य इस तरफ मूव करता है तो ITCZ भी इधर मूव करेगा, और ITCZ मूव करेगा तो हमने बताया कि एक शांत क्षेत्र होता है और प्लस लो प्रेशर होता है, कि यहाँ पर जो प्रेशर होती हैं कम होती है वायुदाब, और दूसरी चीज़ अगर लो प्रेशर है तो हवाएं यहाँ से ऊपर उठती हैं। और कहीं से अगर आपको एक चीज़ में, अगर यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है तो आप देखेंगे हवाएं जो होंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहुत तेज़ी से कवर करने, प्रेशर को इक्वल करने के लिए मूव करती हैं। तो यही घटना यहाँ पे होती है कि जब आप देखेंगे ITCZ भारत के उत्तरी मैदान के क्षेत्रों में चला गया है। क्यों? क्योंकि सूर्य का मकर कर्क रेखा पर लंबवत है तो ITCZ भी शिफ्ट हुआ, तो इसलिए यहाँ पे कैसा होगा? लो प्रेशर ITCZ का निर्माण होता। और जैसे ही लो प्रेशर होगा तो यहाँ पे आपको हमने पहले बताया कि जो हवाएं यहाँ से क्रॉस करके बंगाल की खाड़ी में आके इकट्ठा हो गई हैं, जो हवाएं यहाँ पे इकट्ठा हो गई हैं उनके वहाँ पे हाई प्रेशर का निर्माण होता है और यहाँ पे लो प्रेशर। इससे होता क्या है कि जो हम हवाएं लो प्रेशर की ओर बहुत तेज़ी से मूव करती हैं और इस दौरान वो टकराती हैं किससे? पर्वत से, महाद्वीपी उच्च भाग से टकराती हैं और बर्फा करती हैं, जिसे हम कहते हैं मानसून आया है।
ये पवनों का आना ही हम मानसून के नाम से जानते हैं। तो बातें इतनी आपको ITCZ के संदर्भ में भी आपको समझ में आई होंगी। आइए आपसे हम डिटेल में बात करते हैं दोनों मानसून के बारे में कि जो भारत का मानसून है इसकी दो शाखाएं हैं। हमने आपको बताया कि पहली शाखा हमने बताया कि ये होती है उत्तर पूर्वी मानसून, और दूसरी शाखा हमने बताया दक्षिण पश्चिम मानसून की। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है ये भारत में सर्वाधिक वर्षा करता है, ये बात हमने आपसे की। अब आप थोड़ी हम डिटेल में बात करेंगे। ये आपको इस मैप में आ जाएगी। ये देखिए, इस मैप में हमने दक्षिण पश्चिम मानसून का एक स्पेशल मैप ड्रा कराया है। इसमें आप देखें कि यह समय है जून के महीने का। जून के महीने में आप देखेंगे जो सूर्य होता है, सूर्य के जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है, और जो भारत का ये उत्तर का मैदान है ये बालू का बना हुआ है। बालू के होने के कारण यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होगी कि बालू बहुत तेज़ी से गर्म होती है और ठंडी बहुत तेज़ी से होती है। तो ये पूरा हिस्सा एकदम तप्त हो जाता है, बहुत ही हीट हो जाती है, और जब बहुत तेज़ी से गर्म होता है तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ गर्म होगी तो वहाँ से हवाओं का आरोहण उत्पन्न होगा। और जब ये हवाएं ऊपर उठेंगी, भारी मात्रा में ऊपर उठती हैं, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर निर्माण होगा, लो प्रेशर या हाई प्रेशर? जी हाँ दोस्तों, लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि हवाएं जब वहाँ पे हैं ही नहीं, वहाँ पे प्रेशर है ही नहीं, तो कैसा होगा? कम प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। लेकिन इसी समय जो 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 ITCZ उत्तर भारत में आ जाने के कारण, उत्तर क्षेत्रों में आ जाने के कारण जो पवनों का आरोहण हो रहा है, किसका? जो आपके ट्रेड विंड है वो आपकी उत्तरी भारत में आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, जिसके कारण जो पवनें होती हैं वो दक्षिण जो विषुवत रेखा उसे क्रॉस करती हैं। तो इसके पहले हमने आपको एक फेरल का नियम बताया था, और जैसे ही पवने किधर क्रॉस करेंगी, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में एंट्री करेंगी, तो अपने बाईं ओर मूव कर जाती हैं बहुत तेजी से। इसी क्रम में जैसे ये पवन इस तरफ से आ रही है तो देखेंगे ये बाईं ओर घूमना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इन्हें घूमना उत्तरी गोलार्ध में मुख्यतः दाईं ओर चाहिए, लेकिन ये क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर की ओर आकर्षित होने के कारण ऐसा करती हैं। ये इसीलिए ये अपने क्रम को उलट देती हैं। फेरल का नियम बताया था कि दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर घूमती हैं, लेकिन अपने नियम को ये पलट देती हैं, और जब ये पलट देती हैं तो इसे ही मानसून के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमने बताया कि लो प्रेशर है, यहाँ पे हमने बताया हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर की वजह से इधर आकर्षित होती हैं और वो क्रम टूट जाता है। अब देखा जाए तो इस क्रम में दो तरह से जो मानसून आती है, दो तरह से वर्षा होती है। ये आपका इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन से चलने वाली जो पवनें हैं, या जो पार करके जो पवनें आ रही हैं, एक पवन बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है और एक पवन अरब सागर में प्रवेश करती है। अरब सागर से जो पवन प्रवेश करती है, आप देखेंगे नर्मदा ताप्ती की जो घाटी है, उस घाटी के रास्ते मध्य भारत में वर्षा करती है, और जो पवन सीधे पश्चिमी घाट से टकराती है, अरब सागर की जो पश्चिमी घाट से टकराती है, वो पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्रों में वर्षा करती है और जम के वर्षा करती है। आप देखेंगे कि मुंबई महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखेंगे 1-1 मीटर तक पानी लगा होता है। तो सर्वाधिक वर्षा वो पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्रों में करती है। लेकिन यहाँ से जो पवन यहाँ से निकलकर गुजरात से होते हुए कच्छ के रण में वर्षा करते हुए अरावली माउंटेन तक पहुँचती है, तो अरावली माउंटेन की जो स्थिति है, आप देखेंगे ये उन पवनों के समानांतर दिशा में होती है, और समानांतर दिशा में होती है तो ये टकराती नहीं है, और जब टकराएंगी नहीं तो निश्चित तौर से वर्षा नहीं होगी। यही रीजन है कि राजस्थान के मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। यहाँ से भारी मात्रा में आर्द्र वायु तो गुजरती है, लेकिन उसे कोई रुकावट नहीं मिलती, कोई टकराहट नहीं मिलती, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती। अतः थार के मरुस्थल में एक रिस्पॉन्सिबल योगदान इसका भी है। इसके बाद ये पौने धीरे 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 पहुँचती हैं पंजाब के क्षेत्र में, और जब तक ये पंजाब के क्षेत्र में पहुँचती हैं तब तक आप देखेंगे यहाँ से एक शाखा जो बंगाल की खाड़ी से निकली थी, वह शाखा कहाँ पे पहुँच चुकी है उसकी भी चर्चा कर लें। यहाँ तक आपकी हमने बात कर ली है कौन सी? अरेबियन शाखा की। अब देखिए बंगाल की शाखा क्या कर रही है। बंगाल की शाखा अब यहाँ से जो चल रही है उसकी बात करते हैं। बंगाल की शाखा यहाँ से चली और ये बंगाल की खाड़ी में पहुँची। ये सबसे पहले आप पहुँचते हैं उत्तर भारत के क्षेत्र में। उत्तर भारत में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो गारो, खासी, जयंतिया,
कीप पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे ये कीपाकार रूप बना लेती हैं और इस कीपाकार मतलब कुप्पी के आकार का इसमें फंस कर ये बंगाल की खाड़ी के मानसून जो होता है, बंगाल खाड़ी की हवाएं जो होती हैं मूसलाधार वर्षा करती हैं। और ये कहाँ पे फंसती हैं? ये फंसती हैं मासिन राम में। अतः मासिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र बनता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र मासिन राम होता है। और कहाँ पे अवस्थित है? ये जयंतिया पहाड़ी पर अवस्थित है। कहाँ पर है? ये जयंतिया पहाड़ी पे अवस्थित है। किस राज्य में है? ये है मेघालय में। मेघालय की जयंतिया पहाड़ी में अवस्थित है और यहाँ पे 3 क्रम से पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। हमने बताया था कि मेघालय के पठार का हिस्सा है, जब हम आपको पठारी भारत की बात कर रहे थे। और ये जो दक्कन का पठार है उसी का एक भाग है जो टूट कर अलग हुआ है। तो यहाँ तक आपने समझा कि यहाँ पे मासिन राम में वर्षा हुई। लेकिन जो शाखा नॉर्थ ईस्ट की पूर्वोत्तर भारत के अलावा भारत के मुख्य भाग में एंट्री करती है, तो वो भी वर्षा करते हुए जाती है। सबसे पहले वर्षा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन वाले क्षेत्रों में वर्षा करते हुए उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, जब तक ये मानसून पहुंचता है पंजाब में। कौन सा? अरबियन सी। तब तक ये भी पंजाब के क्षेत्रों में पहुंचती हैं और दोनों एक दूसरे से जब टकराती हैं, कहाँ पर? पंजाब के क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर भी पंजाब में करती हैं। कैसे? इन कंपेरिजन टू, क्योंकि एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लें, आपको समझना महत्वपूर्ण है कि जब ये बंगाल की खाड़ी से पूरब की ओर, पश्चिम की ओर बढ़ेंगी तो वर्षा का पैटर्न कम होता चला जाएगा। ये जब पूरब की ओर बढ़ेंगी या उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो इनमें वर्षा का पैटर्न कम है। यही हमने एक फैक्टर बताया था जलवायु में कि समुद्र से अगर दूरी बढ़ती चली जाएगी तो वर्षा कम होती चली जाती है। ये बात हमने आपसे पहले बताई थी। अब देखिए हमने पंजाब में वर्षा कैसे हुई, हमने आपको बताया कि ये स्वभाव से कैसी हवाएं थी, ये आर्द्र थी, अतः इन्होंने क्या किया? वर्षा किया। अब कुछ चीज़ और आप देखेंगे। अब यहाँ से आप समझे कि जो नॉर्थ ईस्ट का मानसून है वो कौन सा रोल अदा करता है। जो 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 आपका जो उत्तर पूर्वी मानसून हो वो क्या करता है। अब देखिए ये समय आ चुका है अब तक हमने बात की कि जब हमारे जो ITCZ था, जो सूर्य था, जो जो दोनों जो हमारा निम्न दाब था ये उत्तर भारत में था, लेकिन अब ITCZ और सूर्य दोनों दक्षिण भारत में पहुंच चुके हैं। कहाँ पे पहुंच चुके हैं? दक्षिण भारत में। और ये समय है कौन सा? ये समय है आपके शीत ऋतु का। शीत ऋतु में मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि ITCZ जो है वो कहाँ पे चली गई? वो चली गई है मकर रेखा पर। मकर रेखा पर अगर गई है तो यहाँ पर अब दोनों पौने एक दूसरे से आकर व्यापारिक पौने टकरा रही होंगी, और जब दोनों यहाँ टकरा रही होंगी तो इसका एक साइड इफेक्ट भारत में क्या पड़ता है? भारत में अब हाई प्रेशर का निर्माण होता है। यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है और इधर वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कि लो प्रेशर का निर्माण होता है। और लो प्रेशर का निर्माण होता है, अतः जो पौने हैं इस पूरे क्षेत्र से इस तरह से निकलना चालू कर देती हैं। आप मैप में देखें, आपके मैप में जो दिखाया गया है यही रीजन है कि देखिए आप पौने इस क्षेत्र में मूव करना स्टार्ट कर देती है, यहाँ से ऐसे 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 मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। और इसी के समानांतर भारत के समानांतर तट पर एक धारा बहने लगती है जिसे जिसे उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो हवाएं जिस तरफ से बहेंगी जलधारा भी ऐसे ही उसी के अनुसार फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। और इस क्षेत्र में जब ये पौने आती हैं, इस क्षेत्र में आती हैं तो सबसे अधिक वर्षा जहाँ करती हैं वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा करती हैं। और जो अरब सागर से जो पहले जो दक्षिण पश्चिमी मानसून था वहाँ पे हमने आपको बताया कि ये जब इधर से इधर निकलती हैं तो ये वर्षा तो करती हैं तमिलनाडु के हिस्से में, लेकिन कम करती हैं। क्यों? क्योंकि यह एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दे देना चाहते हैं, लेकिन पहले इस टॉपिक को आप समझ लें। अब यहाँ से जब ये वर्षा करती हैं तो ये वर्षा करते हुए तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा करती हैं और फिर ये वापस निकल जाती हैं। ये थी आपकी उत्तर पूर्वी मानसून की कहानी, और इसके पहले हमने आपको बताई दक्षिण पश्चिमी मानसून की कहानी। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हों तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको हम और देना चाहते हैं, उससे आप समझ लीजिए कि अगर ये कोई लैंड है और इधर समुद्र है, अगर कोई पवन समुद्र से जमीन या भूभाग की ओर जा रही है तो जो हिस्सा उसके पहले पड़ेगा वहाँ पे वो वर्षा करती है, क्योंकि वहाँ पे आर्द्र होती है। लेकिन जैसे ही ये दूर फिर पहुँच जाती है इस हिस्से पे तो यहाँ पे वर्षा नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यहाँ पे ये पवन आर्द्र थी और यहाँ पे जैसे ही वो टकराई, आरोहण हुआ, वर्षा हुई, लेकिन आगे ये हवा शुष्क हो गई और शुष्क हवा से वर्षा नहीं होती।
और जो हवा तट के करीब पहुंचती है, समुद्र से तट की ओर जाती है, इसे कहते हैं अनुतटीय। एक टर्म है अनुतटीय, यानी इसे बोलते हैं ऑन शोर, और जो दूर जाती है उसे बोलते हैं ऑफ शोर। तो यही स्थिति आपके तमिलनाडु में होती है, यही स्थिति आपके तमिलनाडु वाले हिस्से में होती है। क्या होती है आप समझे कि ये है आपके तमिलनाडु का हिस्सा। जो अरब सागर से मानसून जा रहा था वो इस पहले तट पे वर्षा करता है, इधर वाले तट पे वर्षा कम कर देता है, क्योंकि वहाँ तक जाते जाते शुष्क हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे उत्तर पूर्वी मानसून एंट्री करता है, तो ये इसके लिए पहले तट पे पड़ता है, अनुतटीय पड़ता है, यहाँ पे वर्षा कर देता है और इधर नहीं करता। ये वहाँ पे एक गेम है, और इसीलिए तमिलनाडु जो है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, अब मानसून से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उन्हें हम आपसे बात करेंगे। आइए उनके हम कुछ फैक्टों की चर्चा करते हैं, कौन कौन से फैक्ट हैं। देखिए, मानसून से संबंधित हमने जो अपनी डिटेल बात की, प्रश्न आपको वहीं से मिलने वाले हैं। एक फैक्ट की बात करते हैं। देखिए, जो कुल वर्षा होती है, हमने आपको पहले बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। कौन सी शाखा है? दक्षिण पश्चिमी मानसून ही है। इसमें अरब शाखा भी है और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी है। ये बात है स्पष्ट। दूसरा फैक्ट हम आपसे बात करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट और जिसका नाम है मानसून गैप। ये क्या होता है? जब ये पौने, आपको दोनों पौने, चाहे कोई भी हो, चाहे अरेबियन सी की हो, चाहे बे ऑफ बंगाल की हो, ये जब एंट्री करती हैं क्षेत्र में, तो किन्हीं कारण से अगर 1 से 2 हफ्ते वर्षा में गैप हो जाता है या इनके मार्ग में रुकावट हो जाती है, वर्षा नहीं करती, तो इसी क्षेत्र को मानसून गैप कहते हैं। यानी मानसूनी पौने कभी कभी सप्ताह में 2 से 3 सप्ताह तक वर्षा नहीं करती, तो इस गैप को, इस अंतराल को मानसून गैप के नाम से जानते हैं, मानसून विच्छेद के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ हमने आपको यहाँ दूसरी चीज़ बताई कि लौटते हुए, इसे लौटते हुए मानसून कहते हैं। लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ पे? तमिलनाडु में। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक वर्षा हमने बताया मासिनराम में होती है, और सबसे कम वर्षा आपके लेह और लद्दाख में होती है। लेह और लद्दाख आपका जम्मू कश्मीर में है, और सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र जो है वो आपके मेघालय मासिनराम में है। क्लियर? पश्चिमी अगर देखा जाए तो जो विक्षोभ भारत में एक वर्षा और होती है, ये होती है वेस्टर्न डिस्टर्ब से। जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, इनसे वर्षा भारत में केवल 3% होती है, और सबसे अधिक वर्षा जो होती है भारत में वो उत्तर पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। और उसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो नंबर आता है वो है आपका उत्तरी और पूर्वी मानसून से, और तीसरे पे पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी बात अब देखेंगे जो कर्नाटक, जो ये वर्षा, जो पहली वर्षा यहाँ शुरू होती है, ये आपके हिस्से कर्नाटक और केरल में जब ये वर्षा होती है तो इसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। इसे मैंगो फ्लावर के रूप में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आम के फलों पर वर्षा होती है और फल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और इसे इसलिए आम्र वर्षा कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये पौने जो बंगाल की खाड़ी से होते हुए आपके पहुँचती हैं पूरे पूर्वी भारत में, तो इन्हें नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। नॉर्वेस्टर, ये नॉर्वेस्टर जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे आपको उदाहरण दें हम कि ये जैसे ही पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, पश्चिम बंगाल में, तो इसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। और जबकि दूसरी अगर पूर्वी भारत में बात करें, असम में बात करें, तो ये जैसे ही असम में पहुंचती है तो इसे बारदोली चिल्ला के नाम से जानते हैं। बारदोली चिल्ला के नाम से जानते हैं। नार्वेस्टर की हमने बात की कि नार्वेस्टर जो है कहाँ पे, हमने बात की नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, और वही नार्वेस्टर असम में किस नाम से जाना जाता है? बारदोली चिल्ला के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीज़ें थी, ये प्री मानसून जो हवाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है। तो ये थी पूरी डिटेल आपके मानसून की। आइए पीपीटी देखते हैं क्या है पीपीटी में। देखिए, एक महत्वपूर्ण जो, अब एक चीज महत्वपूर्ण और सिद्धांत है यहाँ पे आपको समझना होगा कि भारतीय मानसून से उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। एक है तापीय सिद्धांत। हमने बताया कि जो तिब्बत का पठार है बहुत तेजी से हीट करता है, भारत का मैदानी क्षेत्र बहुत तेजी से हीट करता है, तो हीटर की तरह बिहेव करने लगता है और पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे भारत में मानसून आती है। दूसरी सिद्धांत है विषुवत रेखीय पवन सिद्धांत। आप देखेंगे कि हमने बताया कि ITCZ जो है, ITCZ जो है उसकी शिफ्टिंग होती है। जब उसकी शिफ्टिंग होती है तो वहाँ पे लो प्रेशर जिधर जाता है, लो प्रेशर का निर्माण होता है, और वहाँ पर मानसूनी पवनें आकर्षित होती हैं। और जब ये मकर रेखा की तरफ चला जाता है तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है उत्तरी पूर्वी मानसून के निर्माण के लिए। एक सिद्धांत यहाँ पे और है पश्चिमा जेट स्ट्रीम। पश्चिमा जेट स्ट्रीम का सिद्धांत हमने आपको नहीं बताया, आपको समझ लेना यहाँ पे होगा कि पश्चिमा जेट स्ट्रीम का सिद्धांत क्या है। आप देखेंगे कि जो भारत है, भारत में का जो
अक्षांश है वो देखेंगे आप, जो उत्तरी भारत के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे एक अक्षांश पड़ता है, जिसे आप इस मैप में आप समझ सकते हैं। ये मैप आप लिए अच्छा होगा समझने की। देखिए ये जो अक्षांश है ये 30 से 35 का पेटी है, 30 से 35 में ही पछुआ पौने बहती हैं। तो ये पौने जब इधर से आती हैं तो आप देखेंगे ये जैसे हिमालय यहीं अवस्थित है, हिमालय की अवस्थिति यहीं पे है, और जब हिमालय यहीं पे है तो ये पौने जैसे हिमालय के क्षेत्र में पहुँचती हैं तो ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। एक शाखा तिब्बत के पठार की ओर उतर जाती है और दूसरी जो हिमालय के हिमपदीय क्षेत्र है वहाँ पर उतर के बहती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो ITCZ है इस सब शिफ्ट होती है तो ये दूसरी शाखाएं यहाँ से हटकर पूरी शाखाएं उधर मूव हो जाती हैं और फिर ये लो प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो इसका भी योगदान है। बस ये बातें यहाँ से आपको इतनी चीज़ें जाननी थी। वही बात है जैसे कि अगर ये हिमालय के क्षेत्र में उतर कर दूर हट जाती हैं और यहाँ पर फिर निम्न दाब होता है और निम्न दाब कारण ये पवनों को आकर्षित करता है और पछुआ जेट स्ट्रीम भी, एक जेट स्ट्रीम और बहती है भारत में जिसका नाम है पूर्वा जेट स्ट्रीम। आप जान लीजिए वो कौन सी जेट स्ट्रीम है। पूर्वा जेट स्ट्रीम जो होती है ये आपके जब ये हवाएं इस तरफ बहती है उसी समय एक पवन बहती है जो 8 डिग्री अक्षांश से लेकर किस अक्षांश से तक बहती है वो 30 तक बहती है। 8 अक्षांश से लेकर 30 अक्षांश के बीच में ये फ्लो होती है। ये जो होती है ये भारत में फ्लो होती है। ये एक लोकल है, ये एक स्थानीय है। इसकी उत्पत्ति तिब्बत के उष्ण से मानी जाती है, जो तिब्बत है ये हीटिंग से मानी जाती है और यहाँ से एक पूर्वाजेट का सिद्धांत निकलता है। तो ये आपको केवल सिद्धांत जानना है, इसके बारे में डिटेल नहीं जाननी है, क्योंकि इतने अंदर से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ये सब ऑप्शनल की चीज़ें हैं। हाँ, अगर यूपीएससी में आप देंगे तो मे भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन संभावना वहाँ भी कम है। तो आप देखेंगे एक सिद्धांत यहाँ पे, एक सिद्धांत यल नीनो का है। यल नीनो हमने बताया था पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा होती है। ये जलधारा 8 से 10 सालों में या 3 से 8 सालों में, इसका पैटर्न कंफर्म नहीं है, 3 से 8 कहीं कहीं 8 से 10 साल है। तो उस सालों में धीरे धीरे ये ठंडी जलधारा कैसी हो जाती है, ये जलधारा गर्म हो जाती है। जब ये गर्म जलधारा हो जाती है तो इसका परिणाम भारत के मानसून पे पड़ता है। और कैसा प्रभाव पड़ता है, निगेटिव प्रभाव पड़ता है। अतः ये एल नीनो का आना भारत के लिए नुकसानदायक है। इसी के संदर्भ में एक और होता है ला नीनो। जब ये ठंडी जलधारा जरूरत से ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो ये वर्षा के लिए खूब रिस्पॉन्सिबल होता है और भारत में खूब वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूरी वीडियो आज की। आइए बात करते हैं, हमने बताया था जून के महीने में ये डिटेल इस PDF की हमने आपसे बात की कि मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा करती है। कहाँ पे अवस्थित है, ये अवस्थित गारो खासी जयंतिया में। और हमने इसकी बात की थी, हमने बात की मानसून से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में कि वर्षा का सर्वाधिक भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। मानसून विक्षेप की हमने बात की, 2 से 3 महीने 2 से 3 सप्ताह का अगर गैप हो जाता है वर्षा में मानसून में तो उसे मानसून गैप बोलते हैं या मानसून विच्छेद बोलते हैं। लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में, सबसे कम लद्दाख में होती है। ये बातें हमने आपको बताई। भारत के पश्चिमी विक्षोभ से औसत वर्षा 3% के आसपास होती है। कर्नाटक और केरल में आम्र वर्षा, जो प्री मानसून होते हैं उन्हें आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नार्वेस्टर के भाग होते हैं। ये नार्वेस्टर जो चीज़ें होती हैं, नार्वेस्टर जो हवाएं होती हैं, बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है और असम में उसे बारदोली चिल्ला के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज्ञा दीजिए अपने मित्र रमेश चंद्र को। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।